नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे 4 दिवसीय 118वें अखिल भारतीय किसान मेले में शिरकत की। सीएम धामी ने विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉल का भ्रमण करते हुए जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्टॉल में लगाई गई अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई का स्वाद भी चखा, जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में किसानों, छात्रों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार किसानों के उत्थान और समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। सरकार एक ओर जहां प्रदेश के किसानों को 3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। की शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में और कृषकों के लिए उनके उन्नत प्रकार की बीजें, उन्नत प्रकार के फलों के उत्पादन, इन सब बहुत बड़ा शोध और अनुसंधान का काम होता है और इसकी ख्याति पूरे देश और दुनिया के अंदर है। और किसानों का जो ये मेला प्रतिवर्ष होता है, इसमें किसानों के साथ संवाद कृषि वैज्ञानिक होते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं। और निश्चित रूप से जो आदमी प्रधानमंत्री का विजन है, उनका संकल्प है कि किसानों का उत्थान होना चाहिए, उनका उन्नयन होना चाहिए, उनको हर दृष्टि से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उनकी आय दोगुनी होनी चाहिए और किसान को उसकी उपज का और उसकी मेहनत का पूरा जो मूल्य है वो मिलना चाहिए। उसके कारण से बहुत सारे डिसीजन देश के अंदर, राज्य के अंदर हम बहुत सारी योजनाएं किसानों के हित के लिए चला रहे हैं, चाहे फार्म। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने GMS रोड देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन द्वारा आयोजित दीपावली मेले में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाराजा अग्रसेन जी को नमन करते हुए उपस्थिति जनों को दीपावली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली का पर्व हम सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक विशिष्ट माध्यम है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर जाने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन इस मेले के माध्यम से न केवल व्यापार को प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि सामाजिक एकता, स्वदेशी उत्पादों और प्रोत्साहन और लोक संस्कृति के संरक्षण का भी कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तकनीकी डिप्लोमा और प्राप्त छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया कि राज्य सरकार ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लिया और संबंधित परीक्षा को निरस्त करने का निर्माण किया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा परीक्षा को पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम युवाओं में विश्वास और आशा का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तत्परता और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर कार्रवाई की, वे युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित दीपावली महोत्सव 2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लकी ड्रॉ विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरांचल प्रेस क्लब की भूमि के आवंटन की कार्यवाही गतिमान है। इस कार्यवाही के पूरे होने के बाद उत्तरांचल प्रेस क्लब के लिए भव्य भवन का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के योगदान की सराहना करते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर आज तक उत्तराखंड के अनेकों पत्रकारों ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास में लेखनी के जरिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी पत्रकारों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली का पर्व हम सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का जीवन भी दीपावली के दीपकों की तरह है, जो दिन रात समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता मेला 2025 कार्यक्रम में कहा कि 7 दिवसीय इस मेले में सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और किसान भाइयों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को मंच मिलेगा। सहकारिता विभाग से जुड़ी परियोजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये मेला हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस सहकारिता मेले के माध्यम से आप सभी के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि 7 दिवसीय मेले में विभिन्न सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और हमारे किसान भाइयों के द्वारा उत्पाद जो बनाए जाते हैं उन सभी को यहां पर मंच और उनको प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा और सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। साथ ही हमारे किसान भाई बहनों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर हुए रोजगार मेले के आयोजन द्वारा विभिन्न संस्थानों में हमारे 40 युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये मेला सहकारिता की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करेगा और अधिक मजबूत बनाएगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको एक बेहतर मंच उपलब्ध कराएगा। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत कहा गया है। यूके SSSC परीक्षा मामले में सीबीआई जांच के साथ अब सरकार ने परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। लेकिन वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने यूके SSSC के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया को भी पद से हटाने की मांग की है। मारा ने सीधा आरोप लगाया कि बिना सह के कोई भी गलत काम नहीं किया जा सकता। जब 2022 में तत्कालीन अध्यक्ष एस राजू को पद से हटाया जा सकता है तो फिर GS मर्तोलिया को क्यों नहीं? पेपर जो है कैंसिल कर दिया, सीबीआई जांच की बात कर दी। देर है दुरुस्त है। जब आंदोलन हुआ कांग्रेस भी कर रही थी और युवा भी कर रहे थे, उस समय इनकी सरकार और इनके अधिकारी कह रहे थे पेपर लीक नहीं है, केवल जो है ये नकल हुई। जबकि उसका जो कानून है उसका अध्ययन करें, मेरे ख्याल से धामी और उनके अधिकारियों ने उल्लंघन नहीं। बाद में युवाओं को बरगला के सीबीआई जांच की संस्तुति करके तीसरी कर ली। आज भी SIT की जांच चल रही है। एक जांच चलते हुए दूसरी कैसे हो जाएगी? केंद्र सरकार ने क्या इजाजत दे दी है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, कांग्रेस ने उसके बाद भी धरना जारी रखा, अपना विरोध जारी रखा, हमने मुख्यमंत्री आवाज घेरा और अब जाके सरकार जो है चेती है, पेपर को रद्द किया है और सीबीआई जांच की फिर बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि सीबीआई जांच से कुछ नहीं होगा। सीबीआई जांच हो, लेकिन इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी अगर जनता को इलाज जैसी बुनियादी सुविधा के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। अल्मोड़ा के चौकुठिया में आम लोग हफ्तों से हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं और जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं। बच्चों का बुखार भी ठीक से नहीं देखा जाता, गर्भवती महिलाओं को समय पर देखभाल नहीं मिलती और छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को रेफर कर दिया जाता है। ये वही उत्तराखंड है जिसके सपनों के साथ लोग राज्य आंदोलन में शामिल हुए थे, लेकिन आज 25 साल बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और सरकार सिर्फ विज्ञापनों में स्वस्थ उत्तराखंड दिखा देगी। स्वास्थ्य विभाग एक सिरदर्द बना हुआ है। जिसने लोगों के सिरदर्द को ठीक करना था वो स्वयं ग्रामीण अंचलों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। पहाड़ी राज्य में और इस पर्वतीय क्षेत्र में इस समय स्वास्थ्य की विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं चरमराई हुई है। कहीं पूरे डॉक्टर्स नहीं हैं, कहीं स्पेशलिस्ट नहीं हैं, कहीं मशीनें नहीं हैं, कहीं दवाइयां नहीं हैं और इतना बुरा हाल है कि अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। चौखुटिया
जो गढ़वाल रीजन के भी कई इलाकों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराता है, वहां लंबे समय से आंदोलन चल रहा है स्वास्थ्य विभाग को लेकर। और आप देखिए अगर उन वीडियोस को, तो जनप्रतिनिधियों के साथ वहां के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ, वहां की सम्मानित जनता और यहां तक कि 85 साल के बुजुर्ग भी उस आंदोलन में बैठे हुए हैं। सरकार चेत नहीं रही और आश्चर्य इस बात का है कि सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा अभी तक उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। इधर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पर कई बार सवाल उठते नजर आते हैं। कई बार डॉक्टर्स की कमी तो कभी साफ सफाई में लापरवाही। ऐसे में धामी सरकार ने कड़े कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अगर कोई बिना डॉक्टर के लिखे दवाई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, 13 जिलों में अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय और उप जिला चिकित्सालय हैं, उनमें साफ सफाई पर खास जोर दिया जा रहा है। हर दिन मरीज के बेड पर अलग अलग रंग के साफ चादर बदली जाए, इसके भी निर्देश जारी किए। मंत्री ने कहा कि सरकार का टारगेट है कि 2025 तक हर अस्पताल में जहां भी डॉक्टर्स की कमी है वो दूर हो जाए। देखिए, आप देख रहे होंगे कि पूरे उत्तराखंड में आजकल हम 3 बड़े अभियान कर रहे हैं। पहले तय कर रहे हैं कि अगर कोई भी दवाई अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए हैं। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी हैं। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए हैं, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहाँ पे इंक्वायरी करके भी आए। कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पे बेड पे, वो हर डे के अलग कलर की होगी और पर डे जो है चादर बदली जाएगी। ये भी हमने किया है। सफाई के लिए भी अब हमने पूरी व्यवस्था कर दी कि हॉस्पिटलों की सफाई अच्छी हो। अभी हमने 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की है स्वास्थ्य विभाग में, और इसी 1 महीने में हम 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति देने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेजों के लिए। आजकल उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू भी हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमको 400 असिस्टेंट प्रोफेसर भी मिल जाएंगे। साथ ही हम 280 डॉक्टरों की नियुक्ति। अल्मोड़ा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के क्वार्ब क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने दरख्ती पहाड़ियों के ट्रीटमेंट और वैकल्पिक मार्ग की प्रगति की जानकारी ली। टम्टा ने बताया कि कार्य वाडिया और टीएसडीसी की देखरेख में किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रात में कटान और मिट्टी हटाने का काम हो रहा है, जबकि दिन में मार्ग खोला गया। क्वार्ब मार्ग के विकल्प के रूप में बनाए जा रहे बाईपास मार्ग का काम जो है तेज गति से चल रहा है। इसके तहत बैली ब्रिज और 2 पुलों का निर्माण शुरू हो चुका है। रोड कटिंग का 60% काम पूरा हो गया है। टम्टा ने कहा कि दिसंबर तक वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लिया जाएगा। तो इसलिए आज भी देखा है तो अब काफ़ी सुविधाजनक रोड क्वार्ब का ऑलरेडी बन चुका है। लगातार रात में काम हो रहा है, मिट्टी हटाई जा रही है ऊपर से। दिन में हाईवे ट्रांसपोर्ट सब ट्रांसपोर्ट खोले जा रहे हैं। अभी हमारा जो वैकल्पिक मार्ग है उसका भी काम बहुत तेज गति के साथ चल रहा है। उसमें भी हार्ड रॉक आया है। एक एलिवेटेड जो हमारा बैली ब्रिज बनना है उसके दोनों एलिवेटेड की खुदाई हो चुकी है। एक और एलिवेटेड बनना है, उस पर काम चल रहा है। तो अभी धीरे धीरे काम हो जाएगा। अभी अच्छा है कि बहुत सारी कठिनाइयों के बाद हमारे दोनों रोड आने वाले समय के अंदर आराम से चलेंगे, क्योंकि हम एलिवेटेड हम जो ये अप्रोच रोड दूसरी वाली है इसको बना लेंगे तो इसका ट्रीटमेंट हम आराम से कर पाएंगे। वैकल्पिक मोटर मार्ग की अभी क्या स्थिति है और आपने क्या अधिकारी को आदेश दिया? वैकल्पिक मार्ग का क्योंकि
किन्हीं कारणों से हम बहुत लेट शुरू हुए। अब जिस तेज गति के साथ काम चल रहा है उसमें मैंने आपको बताया कि एक ब्रिज का जो वैली ब्रिज लगना है उसकी अप्रोच रोड और उसके अपार्टमेंट जहाँ बनने वो काम चल रहा है। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 2014 के बाद आरटीआई को लगातार संशोधित कर कमजोर किया गया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की जानकारी जनता को मिलनी चाहिए, लेकिन निजी जानकारी को आरटीआई से बाहर रखा गया। साथ ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड और पीएम केयर फंड की जानकारी जनता से छुपाने पर भी सवाल उठाए गए। आज ही के दिन, आज से 20 साल पहले 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट इस देश में लागू हुआ, जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा नेतृत्व दी जाने वाली यूपीए सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था और इसने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी और इसमें सार्वजनिक रूप से सभी लोग दायरे में लिए गए थे, खासकर जो राजनेता हैं, कंपनीज हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण पदों में हैं, उनसे जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारियां और कामों से जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारियां जनता तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से इस कानून को पास किया गया। इसके बाद मनरेगा 2005 में, वन अधिकार अधिनियम 2006 में, शिक्षा का अधिकार 2009 में, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा अधिकार 2013 में और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में सम्मिलित हुई। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी की सरकार में पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी ने गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में कई पूर्व रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं। विनोद प्रसाद रतूड़ी ने कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी अस्थायी राजधानी नहीं मिली, जिससे पहाड़ों में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की कमी के कारण पलायन बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित नहीं करती। तो हम कब तक माने, कब तक आपकी? देखिए 9 नवंबर बाद ये अगर विशेष सत्र नहीं बुलाते हैं तो हम गैरसैंण मार्च निकाल रहे हैं। देहरादून से आएंगे लोग, दिल्ली से आएंगे, गुरुद्वार से आएंगे, नैनीताल से आएंगे, रामनगर से आएंगे और गैरसैंण को हम पूरा आदमी से भरेंगे। इधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के श्रीदेव सुबर नगर मंडल के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की बैठक की। बैठक के दौरान भाजयुमो के महानगर मंत्री जितेंद्र बिष्ट के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। उपस्थित जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में मंडल अध्यक्षों, मोर्चों के पदाधिकारियों, पार्षदों, बूथ अध्यक्षों, पन्ना प्रमुखों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि 17 अक्टूबर को आयोजित होने वाले मसूरी विधानसभा के आत्मनिर्भर भारत अभियान की कार्यशाला को सफल बनाने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करें। इधर दीपावली की छुट्टियों को लेकर घर जा रही जनता के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। दोनों में रिजर्वेशन की वेटिंग 200 से पार है और बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग पहले ही फुल हो चुकी है। ऐसे में यदि समय रहते सीट बुकिंग नहीं कराई गई तो यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने इस स्थिति को देखते हुए 200 अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी कर ली है। दीपावली पर घर जाने वालों की भीड़ 17 अक्टूबर से बढ़ने की संभावना है, जिससे सीटों की स्थिति इस बार भी विकट हो सकती है।
परिवहन निगम की सुपर डिलक्स, वॉल्वो एसी और साधारण बसों की टिकटें पहले ही बुक हो चुकी है। अब निगम ने लंबी दूरी की अन्य साधारण बसों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है ताकि यात्रियों को थोड़ी राहत मिल सके और वे समय रहते अपनी यात्रा की योजना बना सके। दीपावली की छुट्टियां मनाने घर जा रही जनता के सामने जो है नई चुनौती है। ऐसे में अगर बात करें तो यदि जो ट्रेन रिजर्वेशन है या बस में जो है ऑनलाइन सीट बुक नहीं कराई तो कहीं कह सकते हैं कि परेशानियों का सबब बन सकती है जनता। और अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से ट्रेनों में रिजर्वेशन की वेटिंग जो है वो 200 पार है और बसों में जो है ऑनलाइन टिकट बुकिंग जो है वो फुल हो चुकी है। ऐसे में लगातार उत्तराखंड परिवहन निगम ने जो है 200 अतिरिक्त बसें चलाने की जो है तैयारी कर ली है और दीपावली पर घर जाने वाले जो लोग हैं उसकी भीड़ भी जो है लगातार बढ़ेगी। 17 अक्टूबर से माना जा रहा है कि भीड़ जो है वो बढ़ेगी। ऐसे में अगर बात करें तो सीटों को लेकर ज़रूर चाहे बस है या ट्रेन है वहाँ मारामारी हो सकती है। लगातार अगर बात करें तो ऐसी स्थिति में जो परिवहन निगम है उसने अब अगर बात करें तो डिलक्स बसें, वोल्वो बसें और साधारण बसों को जो है बढ़ाया है क्योंकि त्यौहार जो है अब नज़दीक है। ऐसे में जो है लगातार जो ISBT है या फिर रेलवे स्टेशन है वहाँ से लगातार भीड़ बढ़ती दिखाई देगी। अपने घरों को लोग जो है जाएंगे। ऐसे में लगातार जो एडवांस में टिकट है वो बुक हो चुके हैं और अब परिवहन निगम की ओर से लंबी दूरी की जो बसें हैं उसमें भी कहीं ना कहीं साधारण बसों की तरह ही ऑनलाइन टिकट जो है वो बुक किया जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज़। देहरादून में प्राइवेट बसों और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन संचालित बसों के खिलाफ परिवहन विभाग लगातार सख्ती कर रहा है। RTO प्रवर्तन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला की अध्यक्षता में बस संचालकों और वाहन मालिकों के साथ बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि बसों द्वारा घरों और होटलों के बाहर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसके मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया गया और निर्देश दिए गए कि बस संचालक केवल नामित पार्किंग स्थलों से ही संचालित करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले बस संचालकों को एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त कर अनिवार्य किया गया है। विभाग ने चेताया कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो प्राइवेट बसेस चाहे वो हमारे राज्य की हों या अन्य राज्यों की हों और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर संचालित हो रही हैं तो उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है देहरादून में, जिसमें EV भी हैं और आइस बसेस जो कि पेट्रोल जो डीजल से चलती हैं वो बसेस भी बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही हैं और लगातार उनके माध्यम से न केवल ट्रैफिक व्यवस्था जो थी वो खराब हो रही थी और साथ ही विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी उनकी प्राप्त हो रही थी कि कहीं भी लोगों के घर पे या फिर होटल्स वगैरह उनके आगे भर के वो लोग सवारी भर रहे थे। तो चेकिंग अभियान चलाया गया था उनके विरुद्ध और अभी भी आगे भी वो चल रहा है। तो उसमें कुछ पाया गया कि एक तो ये ऑनलाइन ऐप के माध्यम से और जिसमें वो एक ऐसी लोकेशन जो किसी होटल की या फिर ISBT की होती है वो दिखाई जाती है और साथ ही कुछ जो है वो पेपर भी पूरे करके नहीं चल रहे थे। तो इस संबंध में उनको चालान भी किए गए, गाड़ियों को बंद भी किया गया और फिर संबंधित जो संचालक थे उनके साथ एक मीटिंग भी की गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि वो डेजिग्नेटेड जो पार्किंग होंगी उनकी वहाँ से ही वो अपनी बसों का संचालन करेंगे और अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करते हैं तो उसके लिए एग्रीगेटर लाइसेंस वो हमारे राज्य में प्राप्त करेंगे। खबरों के सफर में दीजिए जाने के साथ साथ देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।